So we are going to study the chapter weathering and soil formation. वेदरिंग मीन्स ये वेदर से रिलेटेड मत समझ लेना कि वेदर के बारे में जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है. द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रियम्स और जोन्स. जो अर्थ है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तुम लोगों ने ये बेसिक क्लासेस में भी पढ़े होंगे अर्लियर क्लासेस में, कि जो अर्थ है वो डिफरेंट जोन्स में बटे हुए हैं, डिफरेंट स्फीयर्स में बटे हुए हैं. ये हमने आई थिंक पहले भी पढ़ा है. तो द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जो है ये रॉक का स्फीयर है, मीन्स कि यहाँ रॉक्स प्रेजेंट है. एंड द हाइड्रोस्फीयर मीन्स जहाँ वाटर प्रेजेंट है, जैसे सी, रिवर, ये सारे हाइड्रोस्फीयर में आते हैं. ठीक है, जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो सारे हाइड्रोस्फीयर में आते हैं. और एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, हमारा फर्स्ट चैप्टर ही था. एटमॉस्फेयर मीन्स द स्फीयर ऑफ एयर, जहाँ एयर एग्जिस्ट है. और इन सभी स्फीयर्स मीन्स अगर हम इन तीनों की कॉमनली बात करते हैं, लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों स्फीयर जब हम ले लेते हैं, ये तीनों रियम्स जब हम ले लेते हैं, ये तीनों जोन्स जब हम ले लेते हैं, और इसमें जो लाइफ एग्जिस्ट करता है, मीन्स इसमें जो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक लिथोस्फीयर इन लैंड में, एयर में, वाटर में, फिश हो गए, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हो गए, या जो भी माइक्रो एलिमेंट्स हो गए. तो ये सारी चीजें जो भी लिविंग थिंग्स जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, इज नोन एज बायोस्फीयर. मीन्स स्फीयर ऑफ लाइफ, जहाँ लाइफ का एग्जिस्टेंस हो रहा है और लाइफ किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट है, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल. ठीक है. लिथोस्फीयर, अब नाउ वी विल स्टडी द लिथोस्फीयर. अब लिथोस्फीयर क्या है, जब हम ये देखते हैं, आगे हम ये पढ़ेंगे, तो अपर मोस्ट पार्ट, अपर मोस्ट सॉलिड लेयर, जो अब देखो, जो जैसे पढ़ेंगे ना हम आगे, सबसे पहले जो जैसे क्रस्ट, मेंटल कोर है, ये सारी चीजें भी हम आगे देखेंगे. तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि लिथोस्फीयर क्या है, कि जहां हम रह रहे हैं, जो एरिया है, जो लैंड है, जहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है वो सॉलिड है. और ये कैसे बना है, जब देखो, जब तुम कोई प्लांट लगाते हो, व्हेन यू आर प्लांटिंग एनीथिंग, तो उसपे जब उसके लिए गड्ढा बनाते हो, जो पोटहोल बनाते हो, तो उसमें से क्या निकलता है, सॉइल निकलती है. जब हम गड्ढा की खुदाई करते हैं, जब हम गड्ढा करते हैं प्लांट लगाने के लिए, कभी कभी हमें उसमें रॉक्स भी मिलते हैं. ये देखा होगा सभी ने कि रॉक्स भी मिल रहे हैं और सॉइल भी मिल रहा है. तो क्या अपर मोस्ट सॉलिड लेयर जो है हमारा, वो क्या कंप्राइज कर रहा है, रॉक्स और सॉइल. और इसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं. लिथोस जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉक, एंड स्फीयर मीन्स द एरियाज अराउंड. ठीक है. तो रॉक, out of the total area of the lithosphere, about 71% consists of ocean floor which lie under water. अब हम ये भी जानते हैं कि हमारे अर्थ पे वाटर ज्यादा है, लैंड के रेशियो में अगर हम देखें तो वाटर ज्यादा है. ये हमें पता है कि कितना परसेंट लैंड है और कितना परसेंट वाटर है, कौन बताएगा? 71% वाटर और 29% लैंड. 29% लैंड है. राइट. तो जब 71% हमारा वाटर है, तो इट मीन्स कि 71% जो है वो ओशियन फ्लोर से, मीन्स कि कहीं ना कहीं उसका बेस तो होगा. अगर देखो, ऐसा नहीं है कि ओशियन है तो उसका कोई डेप्थ नहीं है, कहीं उसका एंड नहीं होता है. और लैंड है तो जो हमारा लैंड, जो हमारा ऊपर लिथोस्फीयर का जो क्रस्ट है ये है ही, और साथ में ओशियन क्रस्ट भी होगा. ठीक है. ओशियन भी में भी एक फ्लोर होगा, एक बेड होगा, कहीं ना कहीं आके उसका एंड होगा. ठीक है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब ओशियन में गए तो हम डेप्थ ऑफ अर्थ में चले जाएंगे, हम कोर में चले जाएंगे अर्थ के. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है. जो कंसेंट्रिक लेयर्स होते हैं
मीन्स कि ओशियन में भी कहीं ना कहीं जाके एक ठहराव है, कहीं ना कहीं जाके एक बेस है, दैट इज नोन एज ओशियन फ्लोर्स और ओशियन क्रस्ट में हम जानते हैं इसे। ठीक है, तो 71% अगर वाटर है, इट मीन 71% हमारा ओशियन फ्लोर भी होगा, जो कि पानी के अंदर है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये फ्लोर है और इसके अंदर पानी है। जब अगर हम देखते हैं कि किसी रिवर की ही बात करें, तो रिवर का बेड होता है ना, कहीं वो कहीं ना कहीं उसका डेप्थ होता है, या किसी पॉन्ड की बात करो, किसी भी वाटर बॉडीज की बात करो, ऐसा नहीं है कि वो सीधे अर्थ के कोर में पहुंच जाता है, कहीं ना कहीं उसका डेप्थ होता है, कहीं ना कहीं उसका बेस होता है, जहां जाके वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 71% जो है वो ओशियन फ्लोर है, जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट है, और जो 29% है वो लैंड मासेस है। ठीक है, मीन्स कि जहां हम रहते हैं, ये लैंड जहां कल्टीवेशन होती है, जहां ड्रिलिंग होती है, जहां लोग रहते हैं, जहां बिल्डिंग्स बनते हैं, तो 29% ऑफ लैंड आर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, जो कि वाटर में लाई नहीं करता। नाउ इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब अगर हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ जो है हमारा, ये इसका शेप क्या है? ये हमारा जियोइड Sphere. शेप का है, स्पेयर। स्फेयर नहीं है। ठीक है, हम स्फेयर कहते हैं, बट अर्थ का जो शेप है ना, वो काइंड ऑफ दिस है। ठीक है, वो जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, यहाँ से ये थोड़ा सा चपटा हुआ है। जैसे ऑरेंज, अगर हम ऑरेंज लेते हैं तो क्या वो स्फेयर है? ऑरेंज इज नॉट अ स्फेयर। ऑरेंज अगर देखोगे तो ऑरेंज में क्या होता है, ये जो सरफेस है ये थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है, ये भी सरफेस फ्लैटेंड होता है, और जब हम इन दोनों तरफ से ये दबाएंगे तो ऑलरेडी ये थोड़ा सा बल्जिंग एरिया होगा। तो अर्थ इज लाइक दिस ओनली, अर्थ ऐसा ही है, इसे हम जियोइड शेप कहते हैं। और जियोइड की जगह तुम ये भी कह सकते हो, नॉर्मली इसे जियोइड शेप कहते हैं, बट ये ना थोड़ा सा फ्लैट, इसका फ्लैटेंड होता है। ये अभी ये सब पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये हाँ लॉन्गिट्यूड। पढ़े हैं। Yes, हाँ, तो इसमें सारी चीजें ये कवर होती हैं। और सबसे पहला इसका टॉपिक ही है कि अर्थ का शेप कैसा होता है। टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ हाईलाइट करता है, कौन कौन से कंट्री से गुजरता है, ये सारी चीजें आई थिंक तुम लोगों ने पढ़ी होगी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो जो अपर मोस्ट, हाँ, इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब जब हम अर्थ के इंटीरियर को देखते हैं, तो इसका जो रेडियस हो गया, अर्थ का जो रेडियस हुआ, ये कितना है? ये 6400 किलोमीटर है। रेडियस तो पता होगा। हाँ पता yes, है। ma'am. ये जो है ये 6400 किलोमीटर है। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, अर्थ जो है 3 लेयर्स, 3 लेयर्स में उसे बांटा गया है। और ये सबसे पहले किसने कहा था? ये इसमें कहीं एक्सप्लेन नहीं है, इसको नोट कर लो। सबसे पहले एडवर्ड स्विस ने कहा था। एडवर्ड स्विस gave the theory that the earth is consist of 3 layers. किसने कहा था? एडवर्ड स्विस, ADWARD, एडवर्ड, SUESS, एडवर्ड स्विस। ओके ओके। ठीक है, तो एडवर्ड स्विस ने बताया था सबसे पहले कि जो अर्थ है वो 3 कंसेंट्रिक लेयर्स में बना हुआ है। फर्स्ट वन इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब क्रस्ट क्या है भाई? देखो, अब अगर हम ड्रॉ करते हैं, आई थिंक ये मैंने ना एनसीईआरटी वालों को पढ़ाया है, और इसके वीडियोस भी अपलोडेड हैं। सीबीएसई वालों का सेम है, ये चैप्टर है। एक बार उनका भी देख सकते हो, उनके भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, देख लेना एक बार। तो जो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज नोन एज क्रस्ट। the middle layer is known as mantle,
and the innermost layer is known as core. Crust, mantle and core. तो अपर मोस्ट लेयर जो है लिथोस्फेयर का, ये जो अपर मोस्ट लेयर लिथोस्फेयर है, ये सारा लिथोस्फेयर है, तो ये अपर मोस्ट लेयर जो है इसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। क्रस्ट जो होता है वो काफी थिन होता है, ठीक है, और इसका जो थिकनेस है, क्रस्ट का थिकनेस कितना है? क्रस्ट का थिकनेस है 35 किलोमीटर। द थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज 35 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल हम एग से लेते हैं, ठीक है। अगर हम एग लेते हैं एक, तो हम देखते हैं एग का एक आउटर कवर होता है, फिर उसका जो है वो योक हो गया और एल्ब्यूमिन हो गया, ठीक है, एल्ब्यूमिन एंड योक। तो जो एग वाइट, हाँ सॉरी, हाँ एग वाइट और एल्ब्यूमिन भी उसको कहते हैं। तो एग वाइट हो गया और ये योक हो गया। तो फर्स्ट जो है ये थिनर लेयर है इसका आउटर क्रस्ट का, ये आउटर क्रस्ट हो गया, यानी ये उसका कवर हो गया एग का। ये एग वाइट हो गया मेंटल, और ये येलो पोर्शन यानी ये योक हो गया हमारा कोर, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखें तो फर्स्ट लेयर जो होता है एग का वो काफी थिन होता है, जस्ट लाइक द क्रस्ट, एंड द मिडल लेयर इज much more thick than outer layer which is very thin, and the innermost part of like a yolk. तो जो ये जो मिडल एरिया है ये काफी थिक हो गया, ठीक है। If we could think of the earth as an egg, the crust could be regarded as the shell. However, the crust is not uniformly thick at all places. अब देखो क्या है कि ठीक है हमने इससे तो ले लिया, अब ये एग में क्या होता है? एग में होता है कि हर जगह उसकी थिकनेस इक्वली होती है, लेकिन बट इट्स नॉट लाइक इन द केस ऑफ अर्थ. The crust is not the crust thickness is not equally in everywhere, ठीक है, not equally everywhere. क्यों? क्योंकि भाई क्रस्ट में तो वाटर बॉडीज भी अवेलेबल है, लैंड है, वाटर बॉडीज है, तो कहीं इसका क्रस्ट ऊपर है, कहीं इसका क्रस्ट ओशियन बेड में है, ओशियन फ्लोर में है। तो ओशियन जहां पे खत्म होता है वो क्रस्ट हुआ, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ओशियन, अगर हम कॉन्टिनेंट क्रस्ट की बात करते हैं, ये इसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं जो लैंड पे हो गया, तो वो है 40 किलोमीटर। और यहाँ से मीन्स की जो मान लो ये अगर जस्ट देखो, जैसे मान लो ये ओशियन है, ये ओशियन है, और ये जो है ये हमारा हो गया मीन्स ये जो है ये कह लो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे वेजिटेशन होता है, जहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाती है, मीन्स इट्स अ लैंड पार्ट। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये हो गया, ये है यहाँ ओशियन, ये हो गया ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, ये हो गया ओशियनिक क्रस्ट। अब देखो अगर हम यहाँ से बात करते, यहाँ है हमारा, ये हो गया क्रस्ट, ये पूरा एरिया हमारा क्रस्ट है। उसके बाद हमारा यहाँ मेंटल शुरू हो गया, दिस इज मेंटल, समझ में आ रहा है ना? एंड दिस वन इज कोर, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से इसकी डेप्थ कितनी है, तो ये नॉर्मली है कि ये ज्यादा होगी अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो, और यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस देखते हैं तो ये इसके रेशियो में तो कम होगा ना। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसके रेशियो में ओशियानिक क्रस्ट का जो डेप्थ है, जो डिस्टेंस है थ्रू द मेंटल, ये कम होगा, ये होगा हमारा 40 किलोमीटर। मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टू मेंटल इज 40 किलोमीटर, और ओशियानिक क्रस्ट टू मेंटल इज 8 किलोमीटर, ठीक है। मीन्स यहाँ से अगर हम मेंटल की तरफ जाएंगे तो ये 8 किलोमीटर का डेप्थ होगा,
और अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मेंटल की तरफ जाएंगे तो ये 40 किलोमीटर का क्रस्ट 40 किलोमीटर का डेप्थ होगा, हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये नाउ द सरफेस ऑफ द क्रस्ट इज क्वाइट अनइवन। ये हमने देखा कि जो क्रस्ट का सरफेस है ये अनइवन है। भाई अनइवन क्यों? अनइवन इसलिए क्योंकि क्रस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, जो हमारा लिथोस्फीयर है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट है। ठीक है, कहीं देखोगे तो पॉन्ड है, कहीं रिवर है, कहीं हाई राइज माउंटेन है, कहीं पे ओशियन है, कहीं पे लो लेवल है, सी लेवल से जो है वो डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीजें काफी इफेक्ट करती है क्रस्ट को भी, क्योंकि हर जगह हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से अगर इसकी डेप्थ जो है 40 किलोमीटर है तो किसी और जगह से भी वो सेम होगी। इट्स क्वाइट अनइवन। Its highest point, the peak of Mount Everest, is 8848 meters above sea level, while its deepest point, located in the Mariana Trench in the Pacific Ocean, is about 1100 meters below sea level. ये हमने देखा कि कहीं ये जो माउंट एवरेस्ट है इसमें इसकी डिस्टेंस, जो ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है डीपेस्ट वो है 8848 है सी लेवल से ऊपर। जब हम देखते हैं हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, हम सी लेवल से मेजरमेंट लेना शुरू कर देते हैं उस लैंड का। तो 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट, और मैरियाना ट्रेंच जो है ये बिलो है 11,000 मीटर्स। अब मेंटल पे आते हैं। ये देखो ये मेंटल है। अभी देखो ये इसमें तुम लोगों को अच्छा हाँ यहाँ बताया तो गया है अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, मेंटल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे क्रस्ट तो हमारा एक ही हो गया, और कुछ पार्ट जो है क्रस्ट का वो अपर मेंटल में भी आता है। ठीक है, ये अपर मेंटल भी जो है ये क्रस्ट के कुछ पार्ट्स को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखो क्रस्ट हो गया, मेंटल के टू पार्ट्स हो गए, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। लोअर में हाँ, अपर मेंटल जो है वो पार्टली मोल्टन है, मीन सेमी लिक्विड कह लो, सेमी सेमी सॉलिड सॉलिड भी कह सकते हो, सेमी सॉलिड कह लो, सेमी लिक्विड बोलो, या क्योंकि वो थोड़ा विस्कस फॉर्म में है तो पार्टली मोल्टन है। लोअर मेंटल जो है वो सॉलिड होगा, आउटर कोर जो है वो मोल्टन होगा यानी पूरा लिक्विड होगा ये, और इनर कोर जो है वो सॉलिड है। अब अगर ये कैसे बना, ये क्यों हुआ, इसके लिए इवोल्यूशन ऑफ अर्थ देखना पड़ेगा। ठीक है, वो काफी लंबा है चैप्टर, और मतलब वो काफी डेप्थ में इसमें बिग बैंग थ्योरी, नेबुला वगैरह, ये स्टार्स वगैरह ये सभी आ जाते हैं। तो ये किसी दिन अगर फ्री रहोगे तो बताना, तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ बता दूंगी, अर्थ कैसे बना, सन कैसे बना, बाकी प्लैनेट्स कैसे बने, ये सब उसमें कवर हो जाते हैं। तो जो देखो मेंटल है, क्या हुआ कि ये जो है क्रस्ट के नीचे लाई करता है। ये हमारा क्रस्ट हो गया, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, उसके नीचे हो गया हमारा अपर मेंटल, दिस इज नोन एज अपर मेंटल। एंड ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये तो 35 किलोमीटर जो क्रस्ट का एंड है हमारा, और उसके बाद क्रस्ट से अपर मेंटल जो है 35 किलोमीटर टू 700, और ये 700 टू 2900 किलोमीटर लाई करता है हमारा लोअर मेंटल। Its constituent materials are denser than those of the crust, मीन्स इसका जो मटेरियल यहाँ अवेलेबल है, जो यहाँ मेटल्स हैं वो काफी डेंसर हैं, किससे, जो कि क्रस्ट में अवेलेबल है उससे, मतलब काफी वो काफी अच्छे से वो बाइंड किए हुए हैं, काफी सॉलिड वे में वो मतलब काफी उनमें सॉलिडिटी काफी ज्यादा है, और वो काफी डेंसर है। बोथ द टेम्परेचर and the density of the mantle increases with increased depth towards the center of the earth. किसी भी जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, एक मूवी है द कोर, वो देखना अगर कभी, हॉलीवुड मूवी है, तो उसमें ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो both the temperature and the density of the mantle increases with increasing depth towards the center of the earth. Density भी increase करेगा और temperature भी increase करेगा।
जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर के पास जाएंगे वो काफी डेंसिटी उसकी इंक्रीज होगी, काफी वो ज्यादा थिक होता जाएगा और वो वहां का टेम्परेचर भी काफी इंक्रीज करता जाएगा। मेंटल का जो है वो दो पार्ट है, द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। द अपर मेंटल इज अबाउट 670 किलोमीटर थिक। जो अपर मेंटल है हमारा वो 670 किलोमीटर थिक है, और जो कि लोअर मेंटल है हमारा वो 2200 किलोमीटर थिक है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। यहाँ पे 670 दिया और फिगर में 700 दिया है। -35। Yes, ma'am. ओह रस्ट कहाँ गया? हाँ, तो 5 किलोमीटर वो वेरिएशन है उसमें। 5 किलोमीटर वो इग्नोर करा है। 5 किलोमीटर जैसे इसमें देखो यहाँ 35 है, उसके बाद इसमें वो भी आ जाता है ना ओशियनिक फ्लोट, तो उसमें डिफरेंस हो जाता है। हाँ 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 हाँ। The lower mantle is nearly 2200 kilometer thick. The top layer of the upper mantle is solid. जो टॉप लेयर है अपर मेंटल का वो सॉलिड फॉर्म में है, और उसके नीचे सॉफ्ट लेयर है। सॉफ्ट लेयर क्यों है? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जो मेटल्स वहाँ अवेलेबल है वो मॉल्टन स्टेट में आ जाते हैं, वो मेल्ट होने लगते हैं। बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इन दिस लेयर, यहाँ पे काफी ज्यादा टेम्परेचर है, तो वही अभी बताया मैंने कि वो सॉफ्ट स्टेट में आ जाते हैं और वो मेल्ट करने लगते हैं। अब ये जो है ये लेयर, ये इसकी शुरुआत होती है 50 किलोमीटर के डेप्थ से, और ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? 300 किलोमीटर। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, ये लोअर में ये आउटर कोर की ही बात कर रहे हैं ना? नहीं, अपर मेंटल की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे फिर 50 किलोमीटर, हाँ, तो ये जो है ये 50 किलोमीटर के डेप्थ से शुरू हो जाता है और ये 300 किलोमीटर के डेप्थ तक ये ऐसा रहता है, मीन्स इन अ मॉल्टन स्टेट। बिलो दिस लेयर द रॉक्स ऑफ द अपर मेंटल बिकम हार्डर विद डेप्थ। अब इसके बाद क्या हो जाता है? जो अपर मेंटल का जो लेयर है, जो रॉक्स वहां प्रेजेंट है, वो हार्डर होने लगते हैं। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वो डेप्थ जो है वो हार्डर होने लगता है। The soft layer within the upper mantle is called the asthenosphere from the Greek word asthens which means weak. अब जो upper mantle का layer है, मीन्स यहाँ देखो ये जो जैसे अभी क्रस्ट हुआ हमारा, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे, ये यहाँ पे हमारा ये क्रस्ट है, ये 35 किलोमीटर, तो फिर ये है हमारा अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल। तो ये जो अपर मेंटल का जो लेयर, ये जो लेयर है अपर मेंटल का, ये काफी सॉफ्ट होता है, इट्स वेरी सॉफ्ट, और इसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। दिस इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर। अब एस्थेनोस मीन्स क्या हुआ? एस्थेनो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक टर्म्स है, जिसका मतलब होता है वीक, कमजोर, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, ये आसानी से हम तोड़ सकते हैं। जैसे जो कोल वगैरह ये सारी चीजें ना यहाँ कहीं पाई जाती हैं, तो इसे हम इजीली ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके ही हम उसे निकालते हैं बाहर। तो इसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, इसीलिए इसे एस्थेनीज जो कि ग्रीक वर्ड है ये नेम दिया गया है। द लिथोस्फेयर व्हिच कंप्राइजेस द क्रस्ट एंड द हार्ड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल फोर्स ऑन द एस्थेनोस्फेयर। अब मैंने बताया था कि कुछ कुछ जो क्रस्ट का एरिया है और अपर मोस्ट पार्ट जो है मेंटल, यानी अगर हम इन पार्ट्स को लें, if we will take these parts like the crust, जैसे हमने ये क्रस्ट ले लिया और ये अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, ये अपर पार्ट जो है हमने वो मेंटल का हमने लिया, और इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इन दोनों को हम कहेंगे एस्थेनोस्फेयर। ये कंबाइंडली एस्थेनोस्फेयर। means the asthenosphere comprises the crust and the hard uppermost part of the mantle. ये सारे जो है ये asthenosphere में लाई करेगा। The lower mantle is a solid layer starting at about 700 kilometer. Unlike the upper mantle, it is composed of rocks of uniform hardness. यहाँ ऐसा नहीं है, जो कि लोअर मेंटल है वो 700 किलोमीटर से स्टार्ट, मतलब 700 किलोमीटर तक लाई करता है,
और यहाँ पे रॉक्स की जो हार्डनेस है वो यूनिफॉर्म है, वो इक्वली है, ऐसा नहीं कि कहीं कम है कहीं ज्यादा है। नाउ द कोर इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, और ये 3500 किलोमीटर थिक है, ये 3500 किलोमीटर इसकी थिकनेस है, और ये सबसे ज्यादा डेंसेस्ट लेयर है। द डेंसेस्ट लेयर इज कोर। इट इज बिलीव टू बी मेड अप ऑफ हेवी मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल। ये जो अभी मैंने नेम बताया था, उन्होंने ही ये थ्योरी दिया है कि जो कोर है वो किससे, एडवर्ड स्विस जो है, उन्होंने एडवर्ड स्विस। एडवर्ड स्विस उन्होंने ही ये थ्योरी दिया है कि कौन से पार्ट में कौन सा मेटल लाई करता है। जैसे आउटर लेयर जो है, जो हमारा क्रस्ट है, वो सियाल कहलाता है, लाइक जो वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम वहाँ ज्यादा मतलब वो उससे बना हुआ है, उससे कंप्राइज करता है। और जो मेंटल है उसमें मैग्नीशियम और सिलिकॉन ये ज्यादा है। और कोर में निकल और फेरस, उसको निफे करके उन्होंने टर्म दिया है। आयरन का साइंटिफिक नेम फेरस होता है, और फेरम। फेरस भी हम लोगों ने पढ़ा है। फेरम क्रस्ट में कौन सा मेटल रहता है? क्रस्ट में आयरन और निकल, सॉरी क्रस्ट में होता है, अभी आगे तो होगा ना तुम लोगों का, निकल और सियाल, उसे सियाल कहते हैं, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, और क्रस्ट मेंटल में सियाल सीमा सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, और कोर में आयरन एंड निकल। आयरन निकल। तो जो कोर है हमारा वो आयरन और निकल का बना हुआ है। The temperatures at the core are high enough to melt all metals। जो टेम्परेचर है अंदर वो काफी ज्यादा है, जिसके थ्रू जो मेटल्स हैं वो मॉडर्न स्टेट में पाए जाते हैं। However, the outer part of the core is molten into innermost part is solid due to the presence of pressure of all the layer above the floor of molten iron. The outer core makes the earth behave like a huge magnet। हाँ, अब देखो, अब हम ये सोचते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे है और फिर ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। तो यहाँ कोर में इतने अमाउंट में, काफी ज्यादा अमाउंट में निकल और फेरम जो है वो प्रेजेंट है, फेरस जो है वो प्रेजेंट है, आयरन। तो उसके कारण जो है वो उसकी मैग्नेटिक पावर बढ़ जाती है, क्योंकि we know that iron attracts the magnet and iron also acts as a magnet। ठीक है, आयरन भी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। ये तुम लोगों ने आई थिंक फिजिक्स के किसी एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा कि हाउ डज एन आयरन फिजिक्स में पढ़े हैं। एक्ट्स एज अ मैग्नेट। तो जो फ्लो होता है मॉल्टेन आयरन का, क्योंकि वो मॉल्टेन स्टेट में है तो ऑब्वियसली वो फ्लो करेगा आउटर कोर में, तो ये एक अर्थ को ह्यूज मैग्नेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। आई थिंक रॉक्स